नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिकल टेक्निकल हेल्पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज में आज डीसी जनरेटर की इस चौथी और आखिरी लर्निंग वीडियो में कुछ परीक्षा उपयोगी और ज्यादा डिफिकल्टी लेवल के प्रश्नों के साथ एक डीसी जनरेटर के इलेक्ट्रिक सर्किट में न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस, लॉसेज, एफिशिएंसी, कम्यूटेशन की प्रॉब्लम्स और पैरेलल ऑपरेशन से रिलेटेड कुछ प्रश्न करते हैं। शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न एक कम्युलेटिव कंपाउंड संचयी संयुक्त डीसी जनरेटर पर आधारित है, जिसमें सीरीज फील्ड और शंट फील्ड दोनों एक्साइटेशन जनरेटर की वर्किंग में इस्तेमाल किए जाते हैं और दोनों में सीरीज के D1 सिंगल सफिक्स एंड पे और शंट के E1 सिंगल सफिक्स एंड पे करंट एंटर एक जैसी स्थितियां बना रहा है, तो दोनों के फ्लक्स एक दूसरे के साथ जुड़ने की क्रिया करेंगे। ऐसे जनरेटर में यदि सीरीज फील्ड वाइंडिंग के ये जो दोनों D1 और D2 टर्मिनल हैं, इन्हें हम शॉर्ट कर दें तो ये जनरेटर किस तरह का व्यवहार करेगा। तो इसमें सीरीज और शंट दोनों एक्साइटेशन थे, लेकिन अगर सीरीज के टर्न्स शॉर्ट कर दिए गए हैं और ये इनइफेक्टिव हो गए हैं, तो अब केवल शंट फील्ड जनरेटर के साथ पैरेलल में काम करेगा और ऐसी स्थिति में और ऐसा जनरेटर यहाँ ऑप्शन बी डीसी शंट जनरेटर जैसा व्यवहार करेगा। अगर इसी प्रश्न में पूछा जाता कि अगर शंट फील्ड के सिरे परिपथ से ओपन हो जाएं, तो ऐसी स्थिति में ये जनरेटर कैसा व्यवहार करेगा, तो ये एक लॉन्ग शॉर्ट कम्युलेटिव कंपाउंड में अगर शंट फील्ड ओपन सर्किट होकर आइसोलेट हो गया है, तो अब ये एक सीरीज जनरेटर जैसा व्यवहार करेगा और हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाता। आज का ये दूसरा प्रश्न भी पूर्व प्रतियोगी परीक्षा प्रश्न है और समझ की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कहा जा रहा है कि एक 6 पोल का डीसी जनरेटर की आर्मेचर वाइंडिंग अगर वेव वाउंड है, तरंग रूप में बांधी गई है, तो अगर उन्हीं कुंडलियों के साथ उसी आर्मेचर को 6 पोल के लैप रूप में बांध दिया जावे, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल के मान में क्या फर्क होगा। तो यहाँ दोनों वाइंडिंग, चाहे वो वेव वाइंडिंग 2 समांतर पथों की हो या लैप वाइंडिंग पोल के बराबर 6 पोल के लिए 6 समांतर पथों वाली वाइंडिंग हो, अगर चालक एक जैसी लंबाई के साथ एक जैसे चुंबकीय क्षेत्र में एक जैसे घूर्णन वेग से गति करेंगे, तो प्रतिचालक प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान दोनों वाइंडिंग में एक समान होगा। लेकिन वेव वाइंडिंग में कुल चालक जब 2 समांतर पथ बनाएंगे तो एक समांतर पथ में श्रेणी में Z/2 चालक होंगे। वहीं लैप वाइंडिंग में 6 समांतर पथ होने पे एक सीरीज में Z/6 चालक होंगे। वेव वाइंडिंग की तुलना में लैप वाइंडिंग के सीरीज में आए हुए चालकों की संख्या 1/3 होने के कारण इस वोल्टेज का मान भी 1/3 हो जाएगा। तो वेव वाइंडिंग की तुलना में लैप वाइंडिंग कम वोल्टेज बनाएगी और ये वोल्टेज सिर्फ 1/3 रह जाएगी या 3 गुना घट जाएगी। डी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगर यही प्रश्न 4 पोल का होता तो वेव की बजाय लैप की वोल्टेज आधी रह जाती, लेकिन ध्यान रहे दोनों वाइंडिंग की शक्ति क्षमता एक समान रहेगी। यहाँ लैप में वोल्टेज जरूर 1/3 हुई है, लेकिन धारा वहन क्षमता 3 गुना हो गई है। और एक वेव वाइंडिंग और एक लैप वाइंडिंग समान प्रकार के चालकों की संरचना से एक जैसे शक्तियों के आर्मेचर बन जाते हैं। वेव में वोल्टेज अधिक और धारा वहन क्षमता कम है, वहीं लैप में वोल्टेज भले ही कम हो गई है, धारा वहन क्षमता उसी अनुपात में बढ़ गई है। आज का ये तीसरा प्रश्न लैप और वेव वाइंडिंग के बारे में हमारी समझ को ज्यादा व्यवहारिक बना देगा। प्रश्न में कहा गया है कि एक 6 पोल की लैप वाइंडिंग को अगर देखा जाए तो ब्रश के बीच में इसका तुल्य प्रतिरोध 0.05 ओम प्राप्त होता है। अगर इन्हीं चालकों को 6 पोल के लिए वेव वाउंड बना दिया जावे तो ब्रशेज के बीच में प्रभावी प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो जब हम लैप में ज्यादा समांतर पथों वाली और सीरीज में कम चालकों वाली कुंडली को वेव रूप में बांधते हैं, तो समांतर पथों की संख्या केवल 2 रह जाती है और एक सीरीज में चालकों की संख्या लैप की बजाय 3 गुना ज्यादा हो गई है। तो वेव वाइंडिंग में प्रत्येक श्रेणी का प्रतिरोध लैप वाइंडिंग की एक श्रेणी प्रतिरोध से 3 गुना ज्यादा हो गया है। अगर ये प्रतिरोध R है तो यहाँ ब्रशेज के बीच में प्रतिरोध R/6 प्राप्त होगा। वहीं यहाँ एक श्रेणी में जो प्रतिरोध 3R है, वो दोनों अगर पथ समांतर में देखेंगे तो प्रभावी प्रतिरोध आधा 3/2R हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि इस प्रतिरोध की तुलना में वेव वाइंडिंग का प्रतिरोध 9 गुना अधिक हो गया है। तो अगर हम 0.05 को 9 गुना करें तो ये हमारा जो ए विकल्प है 0.45 ओम, वो सही उत्तर हो जाएगा। इसे यूं समझ
समझा जा सकता है कि एक पथ का प्रतिरोध 3 गुना हुआ है और समांतर पथों की संख्या 1/3 होने से 3 गुना प्रतिरोध वृद्धि तो श्रेणी में चालकों की संख्या बढ़ने से आई है और 3 गुना अतिरिक्त वृद्धि समांतर पथों की संख्या कम होने से आई है। तो प्रतिरोध 9 गुना बढ़कर 0.05 से 0.45 ओम हो गया है। चौथा प्रश्न भी एक बेहतरीन परीक्षा प्रारूप है। एक दीर्घ शंट लॉन्ग शंट जनरेटर कम्युलेटिव कंपाउंड है जिसमें सीरीज में और शंट में जो धारा की दिशा है सिंगल सफिक्स में वो एक जैसी होने के कारण दोनों के फील्ड फ्लक्स एक दूसरे के साथ सहयोगी रूप रख रहे हैं। अगर इसी जनरेटर को इसी सर्किट कनेक्शन के साथ बाह्य विद्युत भार के बजाय विद्युत आपूर्ति से जोड़ दिया जाए और मोटर बना दी जाए तो अब जो धारा का प्रवाह है वो शंट में सिंगल सफिक्स और सीरीज में डबल सफिक्स में होने पर दोनों फ्लक्स एक दूसरे का विरोध करने लगेंगे और ये जो लॉन्ग शंट कम्युलेटिव मोटर है वो डिफरेंशियल प्रकृति की हो जाएगी। तो ये एक विभेदी संयुक्त दीर्घ शंट मोटर का रूप धारण कर लेगी। डी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। परीक्षाओं में ईएमएफ इक्वेशन पर आधारित बहुत सरल न्यूमेरिकल प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर एक शंट जनरेटर 1500 आरपीएम की चाल पर चलाया जाए तो वो 250 वोल्ट का विद्युत वाहक बल अगर उत्पन्न करे तो इसी जनरेटर की चाल अगर 1200 आरपीएम कर दी जाए और फील्ड फ्लक्स का मान वही रखा जाए तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा। तो एक जनरेटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल पोल की संख्या P, एक पोल के फ्लक्स फाई, आर्मेचर की घूर्णन चाल आरपीएम में N, चालकों की संख्या Z और समांतर पथों की संख्या A के साथ ये संबंध रखता है। एक जनरेटर के लिए पोल की संख्या, चालकों की संख्या और समांतर पथों की संख्या नियत है तो हमारा जो विद्युत वाहक बल है वो फ्लक्स और घूर्णन गति के गुणनफल के समानुपाती होगा। और अगर दिए हुए प्रश्न में फ्लक्स का मान भी नियत है तो ईएमएफ का मान आर्मेचर रोटर की घूर्णन गति के समानुपाती होगा और दो अलग अलग गतियां N1 और N2 पे विद्युत वाहक बल का अनुपात E1 और E2 का अनुपात वेग के अनुपात के अनुसार होगा। और अगर 1500 आरपीएम पे 250 वोल्ट बनते हैं तो 1200 आरपीएम पे जो वोल्टेज बनेगी उसकी गणना की जा सकती है। हल करने पर ये 5/4 है, 4 को 250 से गुणा करें और 5 का भाग दें तो जो E2 वोल्टेज है उसका मान 200 वोल्ट हमारा ए सही विकल्प हो गया है। उसी तरह के प्रश्न की कठिनता की कोटि को बढ़ाया जा सकता है। एक निश्चित गति पर डीसी जनरेटर के द्वारा उत्पन्न किया गया वोल्टेज 250 वोल्ट है। यदि जनरेटर की गति को 20% बढ़ा दिया जाए और फ्लक्स को 10% घटा दिया जाए तो नई स्थिति में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल पोल की संख्या, एक पोल का फ्लक्स फाई, आर्मेचर की घूर्णन गति आरपीएम में कैपिटल N, चालकों की संख्या Z और समांतर पथों की संख्या A के साथ ये P phi n z over 60A रखता है। और एक दी हुई मशीन के लिए पोल की संख्या, चालकों की संख्या और समांतर पथों की संख्या नियत होने के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल एक पोल के फ्लक्स और घूर्णन गति के गुणनफल के समानुपाती है। और अगर फ्लक्स को 10% कम करके 90% कर दिया है और घूर्णन गति 20% बढ़ाकर 1.2 गुना कर दी गई है तो इन दोनों का गुणा 0.9 और 1.2 का गुणा 1.08 बता रहा है कि हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल पहले से 8% अधिक मान का हो जाएगा और 250 वोल्ट का 8% मान 20 वोल्ट है तो नया विभव 8% अधिक होकर 270 वोल्ट हो जाएगा। सातवां प्रश्न एक बहुत सरल न्यूमेरिकल प्रश्न है। दिया गया है कि एक दीर्घ शंट कंपाउंड जनरेटर जिसमें आर्मेचर और सीरीज फील्ड के कॉम्बिनेशन के अक्रॉस पूरी लंबाई में शंट फील्ड समांतर में लगा हुआ होता है, वो अगर 400 वोल्ट की आउटपुट वोल्टेज के साथ 100 एम्पियर लोड भार पे काम कर रहा है। यदि फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस 200 ओम हो तो आर्मेचर की धारा का मान ज्ञात करना है। तो जो लोड की वोल्टेज है वही इस लॉन्ग शंट जनरेटर में शंट वाइंडिंग की वोल्टेज हो जाएगी और 400 वोल्ट के साथ 200 ओम की शंट फील्ड वाइंडिंग में धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध का अनुपात 2 एम्पियर ज्ञात हो जाएगी। और हमें मालूम है कि एक जनरेटर की आर्मेचर की धारा लोड में जाने के साथ साथ शंट वाइंडिंग में भी जाती है तो लोड की धारा और शंट वाइंडिंग की धारा का योग आर्मेचर की धारा है और आर्मेचर की धारा 100 एम्पियर भार धारा के साथ 2 एम्पियर शंट धारा होने पर 102 एम्पियर। ये बी हमारा सही विकल्प हो गया है। अगला प्रश्न भी पिछले प्रश्न प्रारूप भी जैसा है लेकिन वहां एक लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर था और ये प्रश्न एक डीसी शंट जनरेटर के बारे में है जो 230 वोल्ट की टर्मिनल वोल्टेज पे भार को 10 एम्पियर धारा दे रहा है। यदि इसकी शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध 115 ओम और आर्मेचर का प्रतिरोध 0.1 ओम हो तो आर्मेचर की धारा ज्ञात करनी है। यहाँ आर्मेचर का प्रतिरोध आर्मेचर की धारा की गणना में इस्तेमाल नहीं होगा तो इस जानकारी का प्रयोग नहीं करना है और हम शंट के प्रतिरोध
प्रतिरोध और शंट के अक्रॉस जो बाहर की वोल्टेज है वो ही आ रही है, तो वोल्टेज और प्रतिरोध से शंट परिपथ की धारा को ज्ञात कर सकते हैं। 230 वोल्ट की वोल्टेज पे अगर शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध 115 ओम है तो शंट वाइंडिंग में बहने वाली धारा 2 एम्पियर हो गई है। और एक शंट जनरेटर में आर्मेचर की धारा लोड धारा और शंट धारा का योग होती है। अगर लोड में धारा दिया हुआ है 10 एम्पियर और शंट में धारा गणना से 2 एम्पियर आई है तो आर्मेचर की धारा यहाँ सी विकल्प 12 एम्पियर ज्ञात हो जाएगी। अगर इसी प्रश्न में जनरेटर में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करनी होती तो उसे टर्मिनल वोल्टेज V में आर्मेचर के रेजिस्टेंस में विभवपात जोड़कर ज्ञात किया जा सकता था। और आर्मेचर के 0.1 ओम प्रतिरोध में जब आर्मेचर धारा 12 एम्पियर 1.2 वोल्ट की विभवपात करेगी और इसे अगर हम सिरों की वोल्टेज 230 वोल्ट से जोड़ दें तो ये 231.2 वोल्ट प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात हो जाएगा। 8वें प्रश्न में पूछा गया है कि एक डीसी जनरेटर में आर्मेचर की करंट ज्ञात करने का फॉर्मूला कौन सा है। यहाँ 4 विकल्प हमें दिए हुए हैं। हमें जानकारी है कि एक जनरेटर में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो जब भार के साथ जोड़ा जाता है तो वो शंट फील्ड के एक्साइटेशन और लोड में जोड़कर जो धारा जा रही है वो आर्मेचर में वहन करता है। और आर्मेचर धारा जब आर्मेचर के प्रतिरोध और ब्रश में वोल्टेज ड्रॉप करती है तो उस वोल्टेज ड्रॉप को प्रेरित विद्युत वाहक बल से घटा देंगे तो सिरों की वोल्टेज V प्राप्त हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि एक जनरेटर में सिरों का विभवांतर V प्रेरित विद्युत वाहक बल में आर्मेचर रेजिस्टेंस की वोल्टेज ड्रॉप को घटाकर प्राप्त किया जा सकता है। और इस आर्मेचर रेजिस्टेंस की वोल्टेज ड्रॉप आर्मेचर धारा और आर्मेचर प्रतिरोध के गुणनफल में हमने ब्रश वोल्टेज ड्रॉप को भी ब्रश की वोल्टेज ड्रॉप को भी सम्मिलित कर रखा है। अगर इसी समीकरण को रीअरेंज करें तो आर्मेचर प्रतिरोध में धारा प्रवाह से होने वाले विभवपात को हम प्रेरित विद्युत वाहक बल और सिरों के विभवांतर का अंतर मान सकते हैं। और इस अंतर में आर्मेचर के प्रतिरोध का भाग देने से हमें आर्मेचर की धारा प्राप्त हो जाएगी। ध्यान रहे ये ईएमएफ सारा आर्मेचर के रेजिस्टेंस पे अप्लाई नहीं हो रहा है और एक बड़ा अंश सिरों की वोल्टेज के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। और ई और वी का जो छोटा सा अंतर है वो ही इस छोटे से आर्मेचर रेजिस्टेंस में आवश्यक आर्मेचर धारा बना देता है। पूर्व अवधारणा पर आधारित 9वां प्रश्न पूछ रहा है कि एक डीसी जनरेटर में अगर फील्ड का रेजिस्टेंस 120 ओम हो और आर्मेचर का प्रतिरोध 2 ओम हो और भार में अगर धारा 10 एम्पियर जा रही हो 240 वोल्ट पर तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा। तो हमें आर्मेचर के रेजिस्टेंस जो कि 2 ओम दिया हुआ है उसमें आर्मेचर की धारा से होने वाली विभवपात को टर्मिनल वोल्टेज में जोड़कर विद्युत वाहक बल की गणना करनी है। और हमें आर्मेचर धारा ज्ञात करने के लिए शंट फील्ड की धारा चाहिएगी और यहाँ बाहर की 240 वोल्ट जो वोल्टेज है वही शंट फील्ड वाइंडिंग की वोल्टेज है और शंट फील्ड का रेजिस्टेंस 120 ओम है। तो शंट फील्ड की वोल्टेज में रेजिस्टेंस का भाग देने पे शंट फील्ड का करंट 240 में 120 का भाग देने पे 2 एम्पियर हमें ज्ञात हो गया है। और एक आर्मेचर धारा लोड धारा और शंट धारा का योग 10 एम्पियर लोड धारा और 2 एम्पियर शंट धारा के साथ 12 एम्पियर हमें ज्ञात हो गई है। और आर्मेचर के 2 ओम रेजिस्टेंस में 12 एम्पियर धारा से जो 2.4 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप हुई है उसे सिरों के विभव 240 के साथ जोड़ेंगे तो ये जो 242.4 वोल्ट डी ऑप्शन है वो हमारा इस जनरेटर का प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान हो गया है। 10वें प्रश्न में पूछा गया है कि एक डीसी मशीन में जो आयरन पार्ट में आयरन लॉसेज लो क्षतियां होती हैं वो इनमें से किसके साथ परिवर्तित नहीं होती है। यहाँ नई शब्द पे ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। एक डीसी मशीन में योक में नियत मान का फ्लक्स बनता है तो योक में किसी भी प्रकार के भंवर धारा या शिथिलीय क्षतियां या लोह क्षतियां नहीं होती हैं। कोर भाग में भी यही स्थितियां हैं, नियत मान के फ्लक्स होने से लोह क्षतियां नहीं होती। लेकिन यहाँ रोटेटिंग आर्मेचर में खांचे और दांत होने के कारण पोल शू के भाग में फ्लक्स का जो उतार चढ़ाव तीत पल्सेशन होता है उसके कारण कुछ लोह क्षतियां होती हैं। और घूर्णनशील आर्मेचर में जब उसके भाग नॉर्थ से साउथ पोल का फ्लक्स बार बार काटते हैं तो जुड़ने वाला फ्लक्स जब बदलता है तो इस घूर्णनशील आर्मेचर के कोर भाग में लोह क्षतियां होती हैं। लोह क्षतियों के 2 स्वरूप हैं, एक शैथिल्य क्षति हिस्टैरिसीस लॉस और एक भंवरधारा क्षति एडी करंट लॉस। शैथिल्य क्षति फ्रीक्वेंसी के और एडी करंट लॉस फ्रीक्वेंसी के वर्ग समानुपाती होते हैं। वहीं शैथिल्य क्षति अधिकतम फ्लक्स घनत्व की घात 1.6 और भंवरधारा क्षति अधिकतम फ्लक्स घनत्व की घात 2 के समानुपाती है। तो हम देख रहे हैं कि एक पदार्थ के नियतांक के साथ साथ शैथिल्य और भंवरधारा क्षतियां फ्रीक्वेंसी और कार्यकारी अधिकतम फ्लक्स घनत्व के मान पर निर्भर करती है। एक रोटेटिंग डीसी मशीन में आर्मेचर में जो फ्लक्स परिवर्तन की फ्रीक्वेंसी है वो घूर्णन गति पे निर्भर करती है और अधिकतम फ्लक्स घनत्व का मान मशीन की वोल्टेज पे निर्भर करता है। तो हमारे शैथिल्य क्षति
क्षति और भंवर धारा क्षति, वोल्टेज और गति पे डी जो ऑप्शन है उस पर तो निर्भर करती है और इनमें परिवर्तन होने पे परिवर्तित भी होगी, लेकिन लोह क्षतियों का मशीन के भार लोड करंट पर कोई संबंध नहीं है। आर्मेचर किस धारा पर काम कर रहा है या हमारी डीसी जनरेटर या मोटर कितने धारा पर काम कर रही है वो लोह क्षतियों को प्रभावित नहीं करेगी। और अगर एक मशीन नियत वोल्टेज और नियत गति पे कार्यरत है तो लोह क्षतियां भी नियत रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि लोह क्षति का मान यहाँ बी ऑप्शन मशीन के भार लोड धारा पे निर्भर नहीं करता है। 11वां प्रश्न एक बहुत बेहतरीन परीक्षा प्रश्न है जो पूछ रहा है कि एक डीसी जनरेटर में जो आउटपुट इलेक्ट्रिकल पावर हम दे रहे हैं वो पावर देते समय मशीन की दक्षता एफिशिएंसी अधिकतम कब होगी। तो जब हम अलग अलग भार पे एक दिश धारा जनित्र को इस्तेमाल करते हैं तो भार की धारा बढ़ने से उसका निर्गत शक्ति का मान बढ़ता है, लेकिन इस मशीन में जो लोह और घर्षण क्षतियां हैं यांत्रिक क्षतियां उनका योग फिक्स क्षतियां नियत रहती है, वो भार के साथ बदलती नहीं है। वहीं जो आर्मेचर की वाइंडिंग है और सीरीज फील्ड के वाइंडिंग्स हैं उनमें जो कॉपर लॉस हो रहे हैं वो भार के साथ वर्ग अनुपात में बढ़ते हैं। शुरू में जब धारा का मान कम है, भार कम है तो ये लॉस कम होते हैं, वेरिएबल लॉस, और बाद में धारा बढ़ने पर वर्ग अनुपात में तेजी से बढ़ते हैं। और जिस भार स्थिति पे फिक्स लॉस, लोह और यांत्रिक क्षतियां और शंट फील्ड की कॉपर लॉस वेरिएबल लॉस के बराबर हो जाते हैं, आर्मेचर के कॉपर लॉस के बराबर हो जाते हैं, उस स्थिति में मशीन की दक्षता सर्वाधिक होगी, क्योंकि इससे ज्यादा भार पे कॉपर लॉस के तेजी से बढ़ने से दक्षता घटती है और कम भार की स्थितियों में फिक्स लॉस का बड़ा हिस्सा होने के कारण भी दक्षता कम रहती है। तो अधिकतम दक्षता की स्थिति है जब वेरिएबल हानि जो कॉपर लॉस है आर्मेचर के, वो स्थिर हानियां जो लो हानियां और फ्रिक्शन शंट फील्ड कॉपर लॉस वो जब दोनों आपस में बराबर होंगी, फिक्स लॉस और वेरिएबल लॉस जहां बराबर होंगे वहीं पे दक्षता अधिकतम होगी। ये बी हमारा सही ऑप्शन हो गया है। 12वां प्रश्न डीसी मशीन की मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस पे आधारित है। पूछा गया है कि एक डीसी जनरेटर में अगर कम्यूटेटर के ऊपर रखी हुई ब्रश पे बाहर से जो मैकेनिकल प्रेशर है उसे अगर ज्यादा कर देंगे तो क्या हो सकता है। तो अत्यधिक ज्यादा मैकेनिकल प्रेशर से ब्रश और कम्यूटेटर के बीच में फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, ब्रश में घिसावट ज्यादा होगी और ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्सेस के कारण कम्यूटेटर ज्यादा गर्म हो सकता है और कम्यूटेटर की जो सतह है वो गर्म होके माइका इंसुलेशन अपनी जगह जब ग्रिप में छोड़ देगा तो उसकी सतह फट सकती है। तो ये जो हमारा डी है वो सही ऑप्शन होगा। घर्षण से मशीन की चाल पे, क्योंकि ये बहुत बड़ा भाग नहीं है, कोई ज्यादा असर नहीं होगा। आउटपुट की वोल्टेज पे कोई ब्रश कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस या वोल्टेज ड्रॉप में चेंजेस नहीं हो रहे हैं तो कोई खास फर्क नहीं आएगा और डी विकल्प हमारा सही विकल्प है। ब्रश और कम्यूटेटर के बीच ज्यादा घर्षण होने से कम्यूटेटर की घिसावट ज्यादा होगी, वो ज्यादा गर्म होगा और ऐसी स्थितियों में कम्यूटेटर की सतह फट सकती है। पूछा गया है कि एक प्रभावी कम्यूटेशन के लिए ब्रश और कम्यूटेटर के कांटेक्ट पे आर्मेचर के घूमते समय आर्मेचर कुंडलियों में सुविधाजनक धारा परिवर्तन के लिए कार्बन ब्रशों की चौड़ाई कितनी रखनी चाहिए। तो एक कार्बन ब्रश की जो चौड़ाई है वो अगर 2 कम्यूटेटर सेगमेंट या 3 कम्यूटेटर सेगमेंट जितनी होगी तो वो कम्यूटेशन की प्रक्रिया के दौरान जिस कुंडली में धारा का परिवर्तन हो रहा है उसे लघु परिपथ अवस्थाओं में रखेगी और बहुत सहजता से इसका धारा का परिवर्तन हो जाएगा। तो एक कार्बन ब्रश की चौड़ाई 2 कम्यूटेटर सेगमेंट के टुकड़ों के चौड़ाई के बराबर होनी चाहिए। यहाँ बी 2 या 3 कम्यूटेटर सेगमेंट की चौड़ाई के बराबर ब्रश की चौड़ाई होना चाहिए, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ये 14वां प्रश्न आज की लर्निंग वीडियो का सबसे बेहतरीन प्रश्न है जो पूछ रहा है कि एक डीसी जनरेटर में कार्बन ब्रशों को अगर जनरेटर में घूर्णन की गति की दिशा में ही आगे कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे तो क्या होगा। तो हमें पता है आर्मेचर रिएक्शन के कारण मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस से शिफ्ट हो जाती है और वो शिफ्ट जनरेटर में घूर्णन की दिशा में होता है। तो अगर हम कार्बन ब्रशेज को मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस में घूर्णन की गति की दिशा में ही आगे करके शिफ्ट कर देते हैं तो इससे डेफिनेटली कम्यूटेशन में सुधार होगा। लेकिन जब हम कम्यूटेशन को सुधारने के लिए घूर्णन गति की दिशा में ही कार्बन ब्रशेज को शिफ्ट करते हैं तो ब्रशेज के बीच में श्रेणी में जुड़ने वाले चालकों में कुछ चालक दूसरे पोल फ्लक्स के प्रभाव में आने वाले चालक, विपरीत ध्रुवता में ईएमएफ उत्पन्न करने वाले चालक भी आ जाते हैं और इसके कारण हमारे जनरेटर का ब्रशेज के बीच में जो वोल्टेज प्राप्ति हो रही है वो घट जाती है, तो टर्मिनल वोल्टेज घट जाती है। यहाँ ए हमारा सही ऑप्शन होगा। इस तथ्य को समझ भी लेते हैं। जब आर्मेचर भारी स्थिति में नो लोड कंडीशन पे है और केवल फील्ड एक्साइटेशन का फ्लक्स है तो ये जो मध्य ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस है वही मैग्नेटिक उदासीन स्थितियां हैं और इसके एक तरफ एक चुंबकीय फ्लक्स है और दूसरी तरफ दूसरे चुंबकीय फ्लक्स का असर है। लेकिन जब
आर्मेचर के चालक एक जनरेटर में इस दिशा में प्राइम मूवर द्वारा घुमाए जाते हैं तो उनमें जो ये डॉट और ये क्रॉस प्रेरित विद्युत वाहक बल धारा पैदा करता है, उस धारा के कारण आर्मेचर के धारावाही चालकों का अपना चुंबकीय प्रभाव मुख्य कार्यकारी फ्लक्स के लंबवत क्रॉस मैग्नेटाइजिंग प्रकृति का बनता है और आर्मेचर प्रतिक्रिया के इस फ्लक्स और मुख्य फ्लक्स के मिलने से हमारा फ्लक्स वितरण कुछ विरूपित हो जाता है और वो स्थिति जहां चुंबकीय उदासीनता है वो ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस में जनरेटर के केस में घूर्णन की गति की दिशा में शिफ्ट हो जाती है। और अगर हम ब्रशेज को ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस के बजाय मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस में जनरेटर में घूर्णन की दिशा में शिफ्ट कर देते हैं तो हमारा कम्यूटेशन सुधर जाएगा, क्योंकि यहाँ जो लघु परिपथ होने वाली कुंडलियां हैं वो जब शून्य फ्लक्स घनत्व में होंगी तो उनमें प्रतिघातीय विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा और धारा का परिवर्तन सहज हो जाएगा और ब्रश और कम्यूटेटर कॉन्टैक्ट पे कम्यूटेशन की प्रक्रिया के दौरान स्पार्किंग नहीं होगी। लेकिन इसी प्रक्रिया में ये जो चालक हैं वो इन श्रेणी में आए हुए चालकों के साथ जब श्रेणी में आएगा तो इसकी जो विपरीत ध्रुवता है वो कुल विद्युत वाहक बल जो ब्रशेज पे प्राप्त होगा उसे घटा देगा। 15वां प्रश्न पूछ रहा है कि दो डीसी जनरेटर को अगर हम समांतर में संचालित करना चाहते हैं तो इनके समांतर प्रचालन की सबसे महत्वपूर्ण शर्त कौन सी है। तो जो जनरेटर हैं वो जो डीसी वोल्टेज देते हैं वो एक पोलरिटी के साथ होती है और अगर दोनों जनरेटर जिन्हें आप पैरेलल में कनेक्ट करते हैं उनकी अगर पोलरिटी एक समान नहीं होगी तो यहाँ एक डेड शॉर्ट सर्किट बनने से हमारे मशीनों और उनके कनेक्टिंग स्विच गियर को डैमेज हो सकता है। तो दो जनरेटर को समांतर संचालन के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो शर्त है वो ये है कि दोनों जनरेटर की पोलरिटी ध्रुवता एक सी होनी चाहिए। इसके अलावा समांतर संचालित होने वाले दोनों जनरेटर सिरों पे विभव एक समान रखें, ये जरूरी है। तो अगर एक जनरेटर पहले से चल रहा है और भार के साथ कोई सिरों की वोल्टेज बना रहा है तो दूसरे जनरेटर की नो लोड पे जो सिरों की वोल्टेज या ईएमएफ है वो पहले जनरेटर की टर्मिनल वोल्टेज के बराबर रखनी होगी, फिर उन्हें आपस में जोड़ा जा सकता है और बाहर को भी शेयर किया जा सकता है। दोनों जनरेटर की पावर रेटिंग एक जैसी हो, दोनों के फील्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू एक जैसी हो या दोनों के आर्मेचर रेजिस्टेंस एक जैसे हो, ऐसी कोई आवश्यकता अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य शर्त है कि समांतर में संचालन से पहले इनके पोलरिटी एक जैसी होनी चाहिए और समांतर में जोड़ते समय दोनों की वोल्टेज एक समान होनी चाहिए। परीक्षा उपयोगी वन लाइनर के साथ आज की लर्निंग वीडियो की समाप्ति करते हैं। एक डीसी जनरेटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल अधिकतम तब होगा जब फ्लक्स में परिवर्तन की दर भी अधिकतम होगी और जब चालक घूर्णन करते समय पोल फेस के मध्य भाग को पार कर रहे होते हैं उस समय इनमें फ्लक्स में परिवर्तन सबसे तेज होता है और इन चालकों में सबसे ज्यादा घूर्णन के दौरान ईएमएफ पैदा होगा और वो चालक जो क्यू एक्सिस पे दोनों पोल के ठीक विभाजक स्थिति में है वहां अगर वो स्थितियां प्राप्त करते हैं तो उनसे बनने वाली कुंडली से जुड़ने वाला फ्लक्स जुड़ाव तो अधिकतम मान का है लेकिन उसमें परिवर्तन की दर न्यूनतम होने के कारण यहाँ इन स्थितियों पे रखे हुए चालकों में प्रेरित विद्युत वाहक बल न्यूनतम होगा। एक कंपाउंड जनरेटर हो या शंट जनरेटर हो, जो चुंबकीय फ्लक्स बनाने वाली फील्ड वाइंडिंग है वो पोल कोर के ऊपर जब बांधी जाती है तो शंट फील्ड वाइंडिंग ज्यादा फेरे और कम काट क्षेत्रफल की पतली तार की बनी हुई होती है, वहीं सीरीज फील्ड वाइंडिंग मोटे तार और कम फेरों से बनाई जाती है। एक डीसी मशीन में कम्यूटेटर के जो टुकड़े होते हैं वो कठोर कर्षित तांबे के बनाए हुए होते हैं और दो टुकड़ों के बीच में इंसुलेशन के बतौर माइका का प्रयोग किया जाता है जो न केवल बहुत बेहतरीन परावैद्युतांक सामर्थ्य रखता है, उच्च ताप पे भी जब ब्रश और कम्यूटेटर के बीच में स्पार्किंग से हीट पैदा होती है उसमें भी अपनी कुचालन दक्षता बनाए रखता है। एक डीसी मशीन में कम्यूटेशन के दौरान ब्रश टुकड़ों के ऊपर एक आर्मेचर कुंडली को लघु परिपथ करती है और इस लघु परिपथ कुंडली में धारा की दिशा का परिवर्तन किया जाता है और एक जनरेटर में ब्रशेज कम्यूटेटर से धारा को कलेक्ट करते समय जब आर्मेचर के चालक घूमते हैं तो उनमें तो धारा की दिशाएं बदलती हैं लेकिन ब्रशेज पे यूनिडायरेक्शनल धारा बनी रहती है। तो एक कम्यूटेटर का कार्य डीसी जनरेटर में अल्टरनेटिंग वोल्टेज को डायरेक्ट डीसी वोल्टेज बदलने का कार्य करना है, अर्थात एक कम्यूटेटर मैकेनिकल रेक्टिफायर की भांति जनरेटर में काम करता है। एक डीसी शंट जनरेटर में वोल्टेज के निर्माण हेतु आवश्यक है कि शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्रांतिक प्रतिरोध से कम होना चाहिए। अगर किसी गति पर चुंबकन वक्र नीले चित्र अनुसार हो तो इसके जो सरल रेखीय भाग पर जो हम स्पर्शजा खींचते हैं उस स्पर्शजा का जो ढाल है वो क्रांतिक प्रतिरोध है और ये काली रेखा में जो फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है वो अगर क्रांतिक प्रतिरोध से अधिक हुआ तो दोनों चुंबकन वक्र और क्षेत्र रेजिस्टेंस लाइन में जो कटान है वो अगर कम मान पे हुआ तो वोल्टेज बिल्टअप नहीं होगी। लेकिन अगर इसी जनरेटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल घूर्णन गति के समानुपाती होता है और अगर हम घूर्णन की गति को बढ़ा देंगे तो चुंबकन वक्र यहाँ काली रेखा में आ जाएगा और
क्रांतिक प्रतिरोध का मान इस स्पर्धा के अनुसार फील्ड रेजिस्टेंस से अधिक हो जाएगा या फील्ड रेजिस्टेंस क्रांतिक प्रतिरोध से कम हो जाएगा और ये कटान बिंदु अधिक मान पे वोल्टेज को बिल्टअप होता हुआ बताता है। तो हम एक डीसी शंट जनरेटर के क्रांतिक प्रतिरोध को जो कम गतियों पे कम है उसे अधिक गति पे चला के अधिक मान का कर सकते हैं, और किसी एक शंट प्रतिरोध के लिए अगर वोल्टेज बिल्टअप नहीं हो रही है तो गति बढ़ा के वोल्टेज को बिल्टअप कर सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, एक लोड सहित स्टार्ट किए जाने वाला जनरेटर सीरीज जनरेटर होता है। एक सीरीज जनरेटर को अगर बगैर भार पे हम चलाते हैं तो वो अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण बहुत कम रेटेड वोल्टेज की 2-2.5% केवल 5 वोल्ट जैसी वोल्टेज पैदा करेगा। और एक डीसी सीरीज जनरेटर में जब लोड की धारा बढ़ती है तो वही धारा फील्ड फ्लक्स बनाकर ज्यादा ईएमएफ जनरेट करके टर्मिनल वोल्टेज को, जैसा यहाँ नीले कर्व में दिखा रहे हैं, अधिक भार पे अधिक वोल्टेज पैदा करेगी। वहीं दूसरे सभी जनरेटर में जो शंट फील्ड का एक्साइटेशन है वो भार धारा पे निर्भर नहीं करता, वो स्थिर मान का रहता है। तो नो लोड की स्थितियों में भी अच्छी वोल्टेज पैदा होती है। तो केवल एक सीरीज जनरेटर को भार के साथ इस्तेमाल करना चाहिए और इसकी वोल्टेज भार बढ़ाने पे बढ़ती है। एक डीसी जनरेटर में वर्किंग के दौरान आर्मेचर चालकों की प्रेरित विद्युत वाहक बल की धारा को कम्यूटेटर के ऊपर रखी हुई ब्रश के द्वारा कलेक्ट किया जाता है और ब्रशेज की स्थिति को हम दोनों पोल के ठीक बीच में क्यू एक्सिस पे मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस में रखते हैं। अगर यहाँ मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पे आर्मेचर प्रतिक्रिया का कुछ फ्लक्स कार्यरत होता है तो वो धारा के परिवर्तनों का विरोध करता है और ऐसी स्थिति में ब्रश और कम्यूटेटर के कॉन्टैक्ट के बीच में स्पार्किंग होती है। और इस स्पार्किंग को कम करने के लिए हम दो पोल के ठीक बीच में जनरेटर में घूर्णन की दिशा में जो आगे आने वाला पोल है वैसी पोलरिटी वाला एक इंटरपोल इस्तेमाल करते हैं। और ये इंटरपोल यहाँ आर्मेचर रिएक्शन के क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करके ब्रश और कम्यूटेटर के कॉन्टैक्ट पे करंट रिवर्सल के दौरान जो स्पार्किंग हो रही है उसे कम करने का काम करता है। वहीं आर्मेचर रिएक्शन के असर को और बेहतर तरीके से निरस्त करने के लिए बहुत बड़ी मशीनों में हम पोल के फेस के ऊपर वाइंडिंग करते हैं और इस वाइंडिंग को भी इंटरपोल वाइंडिंग की भांति ही आर्मेचर की सीरीज में जोड़ के आर्मेचर धारा के साथ उत्तेजित करते हैं और ये आर्मेचर धारा के चुंबकीय प्रभाव को उदासीन करने का काम करेगी। तो इसे हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग कहते हैं और इसे पोल फेस में बांधा जाता है और आर्मेचर के साथ सीरीज में जोड़ा जाता है। एक लीफ वाइंडिंग में 4 पोल की अगर मशीन है तो 4 समांतर पथ बनेंगे और इन समांतर पथों में रखे हुए जो चालक हैं वो किन्हीं 2 पोल के एक समूह के बीच में जो चुंबकीय प्रभाव बनता है उससे प्रभावित होकर वोल्टेज पैदा करते हैं। और इन चारों समूह में अगर अलग अलग पोल का वर्किंग फ्लक्स का मान एक समान नहीं होगा तो अलग अलग वोल्टेज पैदा होगी और वो वोल्टेज का डिफरेंस यहाँ ब्रश कम्यूटेटर कॉन्टैक्ट पे अतिरिक्त धारा बना के स्पार्किंग को बढ़ा सकता है। वैसे स्पार्किंग को रोकने के लिए वाइंडिंग में कम्यूटेटर साइड तो फ्रंट साइड कहलाती है, पीछे की जो दूसरी साइड है वहाँ समान विभव के स्थानों को आपस में शॉर्ट करके इक्वलाइजिंग रिंग कनेक्शन किए जाते हैं ताकि ब्रश कम्यूटेटर पे अनइक्वल वोल्टेजेस के सर्कुलेटिंग करंट को रोका जा सके। इस तरह के इक्वलाइजिंग रिंग कनेक्शन की आवश्यकता वेव वाइंडिंग में नहीं रहेगी, लेकिन वेव वाइंडिंग को आर्मेचर में किसी खास स्लॉट संख्या के लिए ही बनाया जा सकता है। अगर आर्मेचर में स्लॉट की संख्या उस खास संख्या से कुछ अतिरिक्त होगी तो उन अतिरिक्त स्लॉट्स में हम चालकों को तो यांत्रिक संतुलन के लिए रखेंगे लेकिन उनके कुंडलित के अंदर संपर्क नहीं बनाए जाएंगे और इस तरह के चालकों के समूह को हम डम्मी कॉइल्स कहते हैं और इन डम्मी कॉइल का इस्तेमाल हम वेव वाइंडिंग में करते हैं। डीसी जनरेटर की एप्लीकेशन से संबंधित मानक प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे बैटरी चार्जिंग के लिए हम डीसी शंट जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं जिसकी नो लोड से फुल लोड के बीच में 8 से 10% जो वोल्टेज में कमी आती है वो बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है और इस तरह की क्लोज वोल्टेज रेगुलेशन वाली सप्लाई को हम बैटरी चार्जिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं अगर इलेक्ट्रोप्लेटिंग जैसी एप्लीकेशन में बहुत कांस्टेंट वोल्टेज की डिमांड है तो वहां हम कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर ये काली कैरेक्टरिस्टिक वाला लेवल कम्युलेटिंग कंपाउंड जनरेटर है तो इसकी सभी भार स्थितियों पे वोल्टेज नियत रहेगी और ये 0 वोल्टेज रेगुलेशन वाला सबसे बेस्ट आउटपुट वोल्टेज बनाने वाला जनरेटर कहा जा सकता है। तो किसी भी तरह का लेवल ओवर या अंडर कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का इस्तेमाल हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए कर सकते हैं। वहीं डीसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन में एक बूस्टर के बतौर पे हम सीरीज जनरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं जो लोड करंट बढ़ने पे जो लाइन के रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप है उसे कंपनसेट करने के लिए एक्स्ट्रा वोल्टेज को पैदा करके लोड की वोल्टेज को कांस्टेंट मेंटेन करने में
मदद करेगा। तो इस तरह के नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन वाले डीसी सीरीज जनरेटर का इस्तेमाल हम डीसी डिस्ट्रीब्यूशन में बूस्टर के तौर पे करते हैं। वहीं ये जो लाल कैरेक्टरिस्टिक में डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर दिखाया गया है, जो लोड के साथ अपनी वोल्टेज को तेजी से घटाता है, इसका इस्तेमाल हम डीसी आर्क वेल्डिंग में कर सकते हैं, क्योंकि आर्क वेल्डिंग में कम करंट के लिए हमें आर्क को मेंटेन करने के लिए ज्यादा वोल्टेज चाहिए, और ज्यादा करंट की स्थिति में आर्क नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक रखता है। आर्क को स्टेबल रखने के लिए वोल्टेज की डिमांड कम हो जाती है, और ऐसी नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन वाली सप्लाई एक डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर देगा तो आर्क वेल्डिंग में स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इस लर्निंग वीडियो में प्रश्नों का चयन और वन लाइनर स्टेटमेंट अच्छी मेहनत और बेहतर अनुभव से चयन किए गए हैं, जो निश्चित रूप से परीक्षा उपयोगी साबित होंगे। इस लर्निंग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इस ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बांटे। इन्हीं कामनाओं के साथ फिर मिलते हैं एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।